वेलकम बैक। फरा, एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी खबर, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। गवर्नमेंट लेवल पर एक बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तानियों को जो नुकसान होना था ना, जो टैक्स पेयर्स को नुकसान होना था, वो बचा लिया गया। हम रेकोडिक मामले पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की और आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सिड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में एक्सिड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियावी कंपनी के हक में फैसला दे दिया था और एक्सिड ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलियावी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था, जिस पर अब हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सब के सामने रहे कि रेकोडिक के हवाले से 1993 में एक अमरीकी कंपनी के साथ ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स के साथ मुआहदा किया गया था। उसके बाद ये शेयर्स जो हैं फ़रोख्त कर दिए गए थे ऑस्ट्रेलियावी कंपनी TCC को, और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर TCC के साथ मुआहदे को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद दोबारा TCC ने लाइसेंस के हसूल के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से रुजू किया था। लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि कंपनी यहाँ से हासिल होने वाली मादनियात को रिफाइन करने के लिए बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी, जिस पर कोई पेशरफ नहीं हुई थी। और रूल्स पूरे ना होने के बायस मादनियात की लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने नवंबर 2011 में TCC को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। 2011 में ये लाइसेंस मुस्तरद होने के बाद ऑस्ट्रेलियावी कंपनी TCC ने पाकिस्तान में किसी फोरम में जाने के बजाय बैनुल-अक़वामी फोरम से रुजू किया था, जिनमें से एक ये एक्सिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जबकि दूसरा ICC का था। और आज उस हवाले से हमें एक ज़बरदस्त खबर मिली है कि फैसला जो है वो पाकिस्तान जुलाई में जो है पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माना आयद किया गया था, और फिर ये 2019 की बात है, और फिर नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक अपील की थी और अब हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अगले मामले की जानिब पर चलते हैं। बहुत अहम है कि ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, और ये वो मामला है जहाँ पर आकर हमें दिखाई देता है कि सियासी पार्टियाँ कुछ तजब्जुब का और कुछ इसमें मतलब इस फैसले को लेने में हिचकिचाहट का शिकार है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शंस के इनेकाद का इम्कान खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल भी अब वापस ले लिया है। आइन के तहत बल्दियाती काउंसलर्स की मुद्दत खत्म होने से 120 रोज के दौरान ही बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होना था। सिंध में 30 अगस्त को बल्दियाती काउंसलर्स की मुद्दत खत्म होनी थी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मरदमशुमारी के सरकारी आदादोशुमार शाया होने तक इलेक्शन कमीशन सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकता। मामला मरदमशुमारी का ही है। फरा, इस पे जो कराची के, जो सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मरदमशुमारी 2017 के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं और अब सिंध हुकूमत ने भी उसी का जिक्र किया है, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी उसी का जिक्र किया है। लेकिन क्लियर वर्डेड मैसेज दिया उन्होंने कि जब तक ये नहीं होता तो तब तक बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, फरमाइएगा, कानून के मुताबिक 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन वज़ीर आला कहते हैं पहले नहीं हल्का बंदियाँ होंगी और बाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो ये वो तो वही बात होगी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई बहाना है? देखें जी, बिल्कुल इस तरह की सोच नहीं है और न ही इस तरह का कोई इरादा है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने पूरे 4 साल अपने जो टेन्योर था उसका पूरा करवाया। हालांकि मेयर्स भी दूसरी पार्टी के थे, हैदराबाद के, कराची के, और कुछ ज़िलों में भी जो था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मुखालिफ थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा इसको टर्म पूरा करने के बाद इसको ख़त्म किया। और अब जो रिक्वायरमेंट है आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, कि सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ होनी है इलाकों में, ताकि नई हल्का बंदियाँ नई आबादी के साथ नए हल्के बनेंगे या वही रहेंगे या उसमें कुछ तब्दीली आएगी। उस हवाले से ये भी मतलब एक कानून है जो कि CCI रिज़ल्ट को, जो सेंसस का नतीजा है, जो आबादी की तादाद है, उसकी एक नोटिफिकेशन निकलती है। उसके बाद जाके उसकी आबादी तस्लीम की जाती है कि मुल्क की आबादी कितनी है, और उसके बाद फिर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन होता है, उस पर उसके बाद होता है। तो ये एक कानूनी और आइनी ज़रूरत है जिसकी वजह से वज़ीर आला साहब ने इस तरह की बात की थी। और यही आइन के मुताबिक यही है कि CCI इसको मंजूरी देगी और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। तो हम अभी भी उस आइन की उस बात पे अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि ये चीज़ें हो जाए, इलेक्शन हो जाए। एक और राय भी है, और वो राय कुछ इस तरह से है कि हालिया सैलाब और बारिशों की जो सूरत हाल थी, उस हद क्या सिंध हुकूमत कुछ खौफजदा तो नहीं है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात करा लिए जाए तो शायद अवाम का वो रिस्पॉन्स नहीं होगा जो सिंध हुकूमत चाह रही है?
देखिए जी, खौफजदा तो वो होता है जो कि मतलब आवाम से दूर हो। हम तो आवाम के दरमियान पूरे सालों के साल आवाम के साथ ही रहते हैं, चाहे वो मुसीबत का वक्त हो या अच्छा वक्त हो या हुकूमत का हो या हुकूमत से बाहर हो। जब भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो कि आवाम की जड़ों में है, आवाम की दिलों में है। और ये अपोजिशन का तो कहना है तो मतलब अपोजिशन तो ज़रूर कहेगी ना, तो अपोजिशन का आप रिज़ल्ट देख लें, पिछले इलेक्शंस में भी क्या हुआ, कौमी असम्बली के इलेक्शंस में भी क्या हुआ। तो मतलब अपोजिशन का तो वजूद वहाँ सिंध में ना होने के बराबर है। बहुत कम सीटें उनकी हैं और मतलब जो पार्टियाँ ट्रेडिशनल अपने इलाकों में भी असर रखती थी वो भी मतलब अपने उन इलाकों में हार गई। थर के हो या खैरपुर के इलाके में हो या और कुछ ज़िलों में वो जीत नहीं सके। तो लेकिन जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है, बारिशें एक ऐसी कुदरती आफात में से थी जो इस दफ़ा आई है, जिसने सिंध में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा आदमी इससे मुतासर हुए हैं, बेघर हुए हैं लाखों लोग। और सिंध हुकूमत उनके दरमियान थी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके दरमियान रहे, वज़ीर आला सिंध उनके दरमियान रहे, वज़रा, MPs, MNAs। तो हम क्यों खौफजदा होंगे उनसे, और हम मतलब उनके हमने तो मतलब पूरी कोशिश में है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये तो मरकजी सही आप कह रहे हैं कि कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि कल भी बिलावल भुट्टो ने APC में कही है बार काउंसिल में कि 18वीं तरमीम पे कोई समझौता नहीं होगा। तो जब 18वीं तरमीम पे समझौता नहीं होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली, यानी बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए। तो मुख्तलिफ जमातें जो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे इख्तियारात और फंड्स अपने पास रखना चाहती है, इस वजह से बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसको कराने में पसो पेश से काम लिया जाता है। तो इस एतराज़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर अपोजिशन की जमातों को आइन अगर उन्होंने पढ़ा हो, अगर उनको ये इस बात का पता ना हो, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात होगी कि एक आइन में लिखा हुआ है कि सेंसस के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, और हल्का बंदियाँ सेंसस डिक्लेयर जब नहीं होगा तो हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, जब हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते। जैसे ही ये CCI इसकी मंजूरी देगी तो हम करेंगे। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स तो मतलब ये आर्जी चीज़ है, इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर लगे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी जितने लोग थे वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी में चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पिछले इलेक्शनों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगी। इसलिए ना हमें इस चीज़ का डर है। डरें तो अपोजिशन वाले जो कि मतलब न अवाम में हैं, न इन बारिशों में, न ही किसी और मुश्किल घड़ी वक्त में वो पब्लिक के पास गए हैं। तो ज़रूर लाजमी है पब्लिक से तो वही डरें जो कि पब्लिक से गायब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके तमाम वर्कर, उसके तमाम MNAs, MPs, वज़रा और उनके चेयरमैन खुद अवाम के दरमियान रहें और इंशाल्लाह उनके साथ ही होंगे और उस मुश्किल घड़ी में उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। इम्तियाज शेख साहब, कराची की बात हो रही थी, 1100 अरब का मामला था, कराची वालों को रिलीफ मिलना था, उसके बाद कुछ खामोशी ही हो गई, बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई। अब क्या हो रहा है कराची पैकेज पे? कराची वालों को क्या कराची पैकेज का कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मतलब जिस तरीके से इस पैकेज को और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बात की गई उसको वेलकम किया गया है, वो इसलिए कि लोगों के मसाइल हल करने में जहाँ वफाकी हुकूमत तो मतलब किसी चीज़ में भी आ नहीं रही। पहले भी वो वादे करते रहे हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं कर सके। वज़ीर आज़म साहब आए, 160 अरब रुपए की बात की, 1 अरब रुपया दिया। ये हम नहीं कहते, उनकी तारीख जमात MQM के लोग कहते हैं, उनके मेयर कहते थे पुराने वसीम अख्तर साहब। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम जो सिंध के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे कराची के जो प्रोजेक्ट्स जिसमें सीवरेज का प्रोजेक्ट है, पानी का है, ट्रांसपोर्ट का, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए कमेटी बन गई है, उसमें चीज़ें तय हो गई हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम संजीदगी के साथ इस पर तवज्जो देंगे और वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी एक बनी है और जल्दी उसका इजलास होगा और उस पर काम तकरीबन जो पेपर वर्क है वो शुरू है। और ये प्रोजेक्ट्स मोस्टली वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हुकूमत सिंध के ADP स्कीम्स में हैं या स्पेशल प्रोजेक्ट्स में हैं, उन पर ऑलरेडी बहुतों पे काम चल रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, ख़ासतौर पे जो रोड हो टूट फूट गए या जो फौरी तौर पे हल तलब मसाइल हैं उन पर होगा, लेकिन मोस्टली जो है फंडिंग की वजह से या फंडिंग की कमी की वजह से थोड़ा स्लो प्रोग्रेस थी। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो वो फौरी तौर पे हम इनको शुरू भी कर देंगे, जल्दी भी करेंगे। सिंध हुकूमत पूरी संजीदा है इस मसले पे कि कराची के मसाइल का हल निकाला। ये भी फरमाइएगा
जाएगा? अभी आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोविड की वजह से फंड्स और चीज़ों में मुश्किल आई, तो आपके सामने ये चीज़ पीपल्स पार्टी के मद्देनज़र रहनी चाहिए कि अगर आप नई हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं और मरदमशुमारी की बात करें तो उस पर रिसोर्स एलोकेशन, उस पर फंड पैसों का मसला आएगा। तो क्या फिर आपका नज़रिया है इस बारे में? 2017 की जो मरदमशुमारी है उसको आप मुश्तरका मुफादात कौंसिल से अप्रूवल चाहते हैं उसकी, या बिल्कुल नई आप चाहते हैं मरदमशुमारी की जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जो मरदमशुमारी में जो खदशात थे उस पर उन्होंने डिस्कशन की थी। CCI में फिर ये तय हुआ था कि कुछ ब्लॉक्स की रीसर्वे की जाएगी और मतलब वहाँ दोबारा की जाएगी, मरदमशुमारी दोबारा की जाएगी। तो मतलब जो अपना मौक़िफ़ हम ले चुके हैं हम अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं और वो चीज़ें जो हैं जो जिस पर डिस्कशन होकर तय हो गया था और एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए उसको आर्जी तौर पे उसको कबूल किया गया था सिर्फ एक इलेक्शंस के हद तक। तो उसके बाद फिर जो भी चीज़ें उस वक्त तय हुई थी हम उस बात पे अपनी कायम है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चीज़ें पूरी की जाएँ और ख़दशात दूर किए जाएँ। और ये ख़दशात सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये MQM भी इसमें कोर्टों में गई हैं और पार्टीज़ भी कोर्ट्स में गई हुई हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खदशे नहीं थे, ये दूसरी पार्टियों के खदशात भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के खदशात दूर हों और सेंसस पर मतलब किसी को नहीं होना चाहिए और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ। ठीक है, इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हैं उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अहम इशू है जो हम सबकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। कराची में कचरा एक अरसे से मीडिया में मौजूद बहस बना हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह पर हमें ये तस्वीरें भी नज़र आती हैं, मौजू भी ज़ेर बहस रहता है। अब कराची का नाम लेने के साथ ही पहला ख्याल जो आता है वो कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं, लेकिन लगता है कि लाहौर और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद भी कराची के रंग में रंगने लगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद का तो शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में किया जाता है, लेकिन अब शहरे इक़्तिदार के पोश इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। फराम मामलात बहुत अजीब होते जा रहे हैं। मैं तो हूँ ना वहाँ से, मुझे मालूम है कि मेरे सेक्टर में बहुत बड़े बड़े ढेर हैं और ये अब से नहीं है, तकरीबन 1 माह से मामला जो है ये इसी तरह से देखा जा रहा है। और वहाँ पर ये कूड़े के ढेर जो हैं ये बड़े शहरियों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। होता ये है कि इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है और इस पे दाद भी देनी चाहिए कि वो घर से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, लेकिन सुनने में आया है कि वो ठेकेदारों के दरमियान की कंपनी जिसको दिया गया था मुआहिदा, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई लिटिगेशन हो गई है, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ ये मामला नहीं है, लाहौर में भी, जिंदा दिलान का जो शहर है लाहौर में भी यही हालात हैं। कूड़े के ढेर में बिल्कुल लाहौर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए तो शिमाली लाहौर है, हबीबुल्ला रोड है, गड़ी शाहू है, म्यू अस्पताल रोड है, शादमान है, अनारकली है। अंदरून शहर के इलाके में कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं, वहाँ से उठाया नहीं जा रहा कूड़ा और कहा जा रहा है कि कोई अदम अदायगी है, कोई वाजिबात अदा नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि जो मशीनरी है ना उस कंपनी के अलबराक की जिसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो जंग आलूदा पुरानी हो गई है, तो जो जितनी क्वांटिटी में इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करना चाहिए उतनी क्वांटिटी में कूड़ा उठाया नहीं जा रहा। जो कुछ भी है, लोगों को तो मुश्किलात हो रही है ना, कूड़े का ढेर। आज हम डेंगू की भी बात करेंगे, अब कितने अमराज फैल सकते हैं, ताफुन, बदबू, उसकी वजह से कितने मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। एक रवैया हमारा भी है ना कि अभी लाहौर हाई कोर्ट ने भी बैन कर दिया है प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, लेकिन पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बड़ा इफेक्टिवली इसको इंश्योर किया था कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो ना इस्तेमाल किए जाए, लेकिन फिर भी हम जाएं तो कूड़े और का जो ढेर है उसमें हमें 80% जो है वो शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स जो है वो मिल। लाहौर की जो सूरत हाल है ना वो हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे। जी, लाहौर एक बड़ा शहर है और लाहौर जैसे बड़े शहर में सफाई के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। निजी कंपनी जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से काम करती है, जिसको सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है। तो ये आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं लाहौर के पोश इलाके जोहर टाउन के। क्या सूरत हाल है? अरबों रुपया लग रहा है हर महीने इस सफाई के प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सर, अरबों रुपया कहाँ लग रहा है? सफाई तो आपके सामने कभी हुई नहीं यहाँ पे। और जब जाते हैं दरोगे के पास सफाई वाले भेजो, वो कहते हैं जो बंदे MP के घर पे ड्यूटी लगी हुई है, MN के घर पे ड्यूटी लगी हुई है। सफाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सफाई की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो मज़ीद बुरी एक हद तक जा रही है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त सफाई की इस पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में? यहाँ पर तो बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर कूड़ा आना या बनना या रोज़ ये तो है रूटीन का, लेकिन रूटीन में उठाया जाना ये काम है। एक्चुअली
कूड़ा उठाया ही नहीं जाता है। बिल्कुल जी, शहरियों की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर लाहौर की जानिब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को वार्निंग दी गई है और इस हवाले से एक बाकायदा सेल भी बना दिया गया है कमिश्नर लाहौर की जानिब से कि जो तमाम लाहौर के सफाई के मामलात को देखेगा। जी जमील साहब से हमारा रब्ता हो गया है तो हम उनसे ही जानते हैं ये सारे सवाल। जमील साहब, आपने सुना, हमारे नुमाइंदे ने भी रिपोर्ट किया और शहरी बहुत परेशान है। वजूहात जो कुछ भी हों, इसका हल क्या है कि कम से कम एक हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और इतनी गंदगी और इतने गलाजत के ढेर तो बहुत सारे सेहत से रिलेटेड मसाइल को भी जन्म दे सकती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के जो वेस्ट कलेक्शन की जिम्मेदारी है 2 कंपनीज की है, ओसपाक और अलबराज। और जो जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है ये अलबराज का एरिया है और उसकी तकरीबन 30% के करीब मशीनरी जो है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है। जिस वक्त ये मुआहदा किया गया था उस वक्त ही इसको मद्देनजर रखना चाहिए था जी कि ये पिछली दौरे हुकूमत में ये मुआहदा हुआ था कि 5 साल के लिए होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ियों की एक लाइफ है। 5 साल के बाद गाड़ियों ने जो है अपना ऑब्सोलीट हो जाना है, वो बिल्कुल यानी उनकी एक लाइफ होती है वो खत्म हो गई है। तो अब उनकी 30% मशीनरी जो है वो कह लें कि वर्कशॉप में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से डिले आता है, तातुल आता है, अनअटेंडेड वेस्ट नहीं रहता। जमील साहब, हल क्या है? हल क्या है इसका, वो किया जाएगा? क्या सोच रहे हैं आप? हल के लिए हमारे अभी सीईओ ने उनको नोटिस जारी किया कि जी अपनी 100% मशीनरी जो है उसको फील्ड में और यकीनी बनाएं, क्योंकि अभी 100% मशीनरी जो है फील्ड में मौजूद नहीं है। उसके लिए उनको लेटर लिखो और जितनी पेनल्टी हम डाल सकते हैं एज पर कंट्रैक्ट वो हमने उन्हें डाली है और उनको ये मेक श्योर किया है कि भाई 100% मशीनरी को जो है वो फील्ड में यकीनी बनाएं। कब तक आपको रिस्पांस आ जाएगा? उस वक्त तक कूड़े के जो ढेर हैं वो इसी तरह से लगे रहेंगे? मतलब ये इसका कोई डेडलाइन है कि कब तक का नोटिस दिया है उन्हें आपने? जी बिल्कुल, उनको जो है तो नोटिस तो फौरी तौर पे उन्हें कहा कि आप जो है तो इसके लिए इक़दाम करें, लेकिन चूंकि इसमें आप देखें इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और हमारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए हम जो एज पर कंट्रेक्चुअल एब्लिगेशन है उसके मुताबिक ही हम उनको जो है वो पेनलाइज जमील साहब, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये बता दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कब रिन्यू होता है ये बता दीजिएगा, और जब रिन्यू किया जाता है उस वक्त क्या मशीनरी चेक नहीं की जाती है? जरा क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, 2011 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जी, और 7 साल के लिए किया गया था, जो कि गलत था। इसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल के लिए होना चाहिए था कि 5 साल बाद दोबारा जो है तो इसको हम रिन्यू करते, नई मशीनरी आती, नई गाड़ियां आती। गाड़ियां जो है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, उनका बिल्कुल यानी अब स्पेशली अलबराज साइड की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुकी हैं और उनको जो है रिन्यू होने की सिस्टम में नई गाड़ियां इंडक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, नोटिस जारी कर दिया गया। जमील साहब, हमारे साथ ये बड़ी रूटीन की कार्रवाई है। इसका होता ये है कि अवाम फिर सफ़र करती है। हमने इस्लामाबाद से डीजी वाटर मैनेजमेंट MCI एंड डायरेक्टर सैनिटेशन डॉक्टर सरदार ज़िमरी साहब से भी रब्ता किया था, लेकिन वो अपनी कुछ मसरूफियात में है इस नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मामला यही है कि जो उस उठाने वाली कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है, अब वो कह रहे हैं कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनकी गाड़ियाँ नहीं है, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है और वो कोर्ट में ले गए हैं इस मामले को। दूसरी पार्टी जिसके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था ये कहते हुए कि इनको तो नवाजा जा रहा है। अब हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो वही हमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया आज, इसलिए हम उनका मौक़िफ़ नहीं यहाँ पे पेश कर सकते, लेकिन आवाम के मसाइल जो हैं हल होने चाहिए। बिल्कुल, आगे चलते हैं। फरा, एक और अहम मामला है, कोरोना वबा से हम बहुत मजबूती से लड़े हैं, बड़ी हिकमत अमली से लड़े हैं, लेकिन इसी दौरान जो हमारा पुराना दुश्मन है डेंगू, वो सर उठा रहा है। लाहौर में 6 मकामात पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसको हम कंफर्म भी करेंगे, जिसे फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया गया है। सर्विलेंस जारी है। हाँ, डेंगू वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नज़र शहर में इंसदाद डेंगू मुहिम की सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। ये कार्रवाइयाँ क्या रही हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपनी मेहमान से। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ हैं, चेयरमैन है डेंगू कंट्रोल कमेटी की। तो डॉक्टर सोमिया, आप हमारे साथ हैं मौजूद? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा मुझे बताइएगा क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? वो जो एक स्प्रे किया जाता था या फिर और ऐसे क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि डेंगू के हलाकतें ना हो सकें और डेंगू इतना ज़्यादा वबा की सूरत में फैल ना सके? जी, थैंक यू फरा। डेंगू के हवाले से पंजाब में जो क्लिनिकल साइड है उसको मैं देखती हूँ, लेकिन जाहिर है कोलैबोरेशन हमारी होती है प्रिवेंटिव साइड के साथ भी। और कल ही कैबिनेट कमेटी मीटिंग विच इज़ चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो उसका मुनक्किद हुई थी, जिसमें ये फैसले किए गए जो हम रिव्यू करते हैं वीकली सिचुएशन, ये वीकली मीटिंग होती है। और अगर हम पिछले सालों की निस्बत कंपेयर करें तो इस दफ़ा तमाम पंजाब के इलाकों से हमें लार्वा जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। आपको पता है बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और जहाँ
बारिश का पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होती है और लार्वा भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ ये एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत कम है। हम जब पिछले सालों से कंपेयर करते हैं तो आपको याद होगा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने वो महीने थे जिसमें बेशुमार डेंगू के केसेस हमारे पास हॉस्पिटल्स में दाखिल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कम है और पूरे पंजाब से सिर्फ 55 पेशेंट्स अब तक रिपोर्ट हुए हैं और ये जनवरी से लेकर अब तक सितंबर 18 तक की मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ। जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी वो वही हैं जो पिछले सालों में हम देखते रहे हैं, जिसमें लाहौर और रावलपिंडी शामिल है। इसके अलावा इक्का दुक्का केसेस हमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 2-3 हफ्ते, क्योंकि आपको पता है बारिशें जब होती हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है और ये वो मौसम है जिसके अंदर मच्छरों की अफजाइश सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको जगह जगह पानी इकट्ठा भी नजर आएगा और जाहिर है जहाँ पानी इकट्ठा है वो ब्रीडिंग साइट है मॉस्किटोज के लिए। तो मॉस्किटो के लार्वा की तादाद इस दफा बहुत ज्यादा पिछले सालों की निस्बत हमें डबल मिल रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब कोई लार्वा बरामद हो जाता है तो जिस मकाम से डबल मिल रही है, तो जब बरामद होता है आप उधर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या कार्रवाई की जाती है? जिस मकाम से मिलता है उधर क्या कार्रवाई की जाती है? इसको तल्फ कैसे किया जाता है? जी देखिए, लार्वा जो मिलना है वो ये भी शो करता है कि आपकी जो टीम है वो एक्टिव है और सर्विलेंस कर रही है। जाहिर है जब कोई टीम चेक करती है तभी लार्वा मिलता है और उसके लिए देन एंड देयर एट द स्पॉट लार्विसिडल एक्टिविटी की जाती है। एक जहाँ पे पानी कंट्रोल कर सकते हैं या ड्रेन कर सकते हैं, पानी को ड्रेन कर देते हैं। जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पानी ड्रेन करना पॉसिबल नहीं होता या रिपीटेड आपको लगता है पानी वहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ लार्विसिडल एजेंट्स या केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिनमें टेमीफॉस ग्रेन्यूल्स शामिल है। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि घरों के अंदर और बाहर अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसे कंटेनर्स जो कि पानी जमा कर सकते हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें। और जो आपकी लीकेजेस हैं, जैसे अगर आपका कोई पानी का नल जो है वो बह रहा है या फिर कोई फ्रिज की ट्रे या एसी का ट्रे का पानी कहीं ड्रिप होता है तो उसको खुश करें। जो डेंगू की टीम्स है, ये भी बताइएगा प्लीज कि आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा, और अभी भी कोरोना जो है उसमें एक सर्च देखा जा रहा है इंटरनेशनली। बरतानिया में कितने केसेस नए रिपोर्ट हो गए हैं और स्कूल खुल रहे हैं, केसेस हमारे यहाँ भी अब ज़्यादा कुछ रिपोर्ट जो है वो होंगे, जाहिर है क्योंकि लोग जब आपस में समाजी राब्ते, शादी हॉल्स वगैरह खुलेंगे तो ये हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रेस होने के बावजूद डेंगू को डील करने के लिए तैयार है कि अगर रिपोर्ट होते हैं केसेस तो आप उसके लिए तैयार है मेंटली भी और वैसे भी? जी जी बिल्कुल। डेंगू का कंट्रोल प्रोग्राम तो आपको पता है कि 2012 से अमल में है एंड वी आर मैच्योर इनफ कि अब हम इसको डील कर सकते हैं। और हमने बहुत बड़े बड़े एपिडेमिक्स देखे। 2012 का एपिडेमिक आपके सामने है, लास्ट ईयर पिंडी में बहुत बड़ा एपिडेमिक था। तो जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जिसको मैं चेयर कर रही हूँ, ये साल के शुरू से ही डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और हॉस्पिटल्स के इंतजाम को देखना शुरू हो जाता है। सो हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत है, किसी स्टाफ की कमी है, कोई बेड्स हमने जो एलोकेट करने होते हैं डेंगू वार्ड्स को, उनकी प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी इन चेक है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन देख रहा है। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग ऑलरेडी इन प्लेस है और वो तमाम लोग जो हैं जो डेंगू को पेशेंट्स को डील करते हैं उनको अपडेट भी कर दिया गया है। जो फॉर्म्स और चार्ट्स उनके लिए न्यू गाइडलाइंस हैं वो भी डिसेमिनेट कर दी गई हैं और फील्ड टीम्स को भी अब पूरे तौर पर, आपको पता है कोविड की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी मूवमेंट की तो उस तरह काम शायद नहीं हो सका, लेकिन फॉर द लास्ट 1.5 मंथ जब से हालात बेहतर हुए हैं टीम्स भी फील्ड में एक्टिव हैं और इसीलिए आपको डेंगू सर्विलेंस में लार्वा की तादाद ज्यादा मिल रही है। और क्योंकि वो लार्वा जो है वो तल्फ कर देते हैं इसीलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो कम है, बिकॉज वो टाइमली आइडेंटिफाई होकर डिस्कार्ड कर देते हैं। डॉक्टर सानिया, ये बता दीजिएगा कि आप डेंगू कंट्रोल जो एडवाइजरी ग्रुप है उसको चेयर कर रही हैं, हेड कर रही हैं, और लार्वा बहुत ज़्यादा बरामद हो रहा है। इससे एक दिमाग में जो ख्याल जाता है वो ये जाता है कि जब लार्वा ज़्यादा बरामद हो रहा है तो फिर केसेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया कि केसेस वैसे रिपोर्ट नहीं हुए। तो आप क्या ट्रेंड जो है वो देख रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये ट्रेंड इस साल हो सकता है, इस सीज़न में हो सकता है? क्या फोरकास्ट किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत, जैसे आपने खुद कहा, बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड रहा है इस सीज़न में ऑलरेडी डेंगू की वजह से। जी, इसमें यह है कि डेंगू आपको पता है कि एक थोड़ा सा इसका पैटर्न साइक्लिकल होता है। ये कुछ सालों में ज़्यादा आता है और उसके बाद जो फॉलोइंग ईयर्स होते हैं 1-2 दिन उनमें क्योंकि ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए होते हैं उनमें इम्यूनिटी होती है तो निस्बतन कम आता है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन डॉक्टर सोमिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग ये भी कह रहे थे कि जिन इलाकों में ये मलेरिया एंड डेंगू वगैरह होता है वहाँ पे कोविड नहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी एक मिथ चल रहा था कोविड के दिनों में। तो क्या इसका कोई कोरिलेशन है कि अब हमारे यहाँ पर अगर कोविड जो है इतना नहीं आया तो डेंगू का खतरा स्टिल बरकरार है? कोई इनका आपस में रिलेशनशिप है आपके ख्याल में?
देखिए जी, कोविड एक वायरल इलनेस जो रेस्पिरेटरी पैथोजन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मॉस्कीटो बाइट के थ्रू ये वायरस स्प्रेड करता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस आपस में कई दफा क्रॉस प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और इस पर फिलहाल कोई स्टडी इंटरनेशनली पब्लिश नहीं हुई कि वेदर इट इज प्रोटेक्टिव या डेट्रीमेंटल फॉर डेंगू। सो आई कैन नॉट से कि जी ये ऐसा होगा, ये सब प्रेडिक्शन ही होगी जिससे साइंटिफिक। डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे पूछते हैं। मैंने इस मिथ को इसलिए टच किया कि आपको याद होगा शुरू में बहुत सारे लोग मलेरिया की से बचाव की जो मेडिसिन थी वो डेंगू के लिए ले इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रम्प कोरोना ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ये जो है एक कोविड की वजह से की रिकमेंड कर दी थी। तो वो ये एक गलत कोरिलेशन जो साइंटिफिकली जैसे डॉक्टर सोमिया ने हमें बताया एस्टैब्लिश नहीं है। आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। सुबह